हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए। जी हाँ, आज हम करेंगे कॉमर्स नेट सिलेबस 2021 बिल्कुल डिटेल में। सिलेबस तो हमें मिल जाता है, लेकिन हर टॉपिक के अंदर क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या अटैम्प्ट करना है, ये पता नहीं चलता। तो इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है। माई क्वालिफिकेशंस आर एमकॉम, एमफिल, बीएड, 3 टाइम नेट, सेट, सीटेट, टेट एंड आल्सो क्लियर माई एपीएस। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न क्या रहने वाला है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फर्स्ट आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट्स होती है, 3 घंटे। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन एंड सेकंड पेपर के 100 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन रहते हैं इसमें टिक मार्क करने के लिए, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए जो है 2 नंबर मिलते हैं। मीन एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। एंड नेक्स्ट है इंग्लिश एंड हिंदी, मीन बोथ लैंग्वेज में ये पेपर होता है। किसी भी लैंग्वेज में जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस। ये इस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है। कोड 8 होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो है टोटल जो है 10 यूनिट होती है। पेपर 2 की 10 यूनिट है, उन्हीं को हम डिटेल में करने जा रहे हैं। जो आपके रेड कलर में जो हाईलाइट किया है मैंने, ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट्स है, और बाकी अदर्स जो कलर्स है उसमें मैंने खुद ऐड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जी हाँ, तो ये इस तरह से आपका ये सिलेबस है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपने करना है। फर्स्ट आपका बिजनेस मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये आपके नॉर्मल जो आपके +1 +2 की बुक्स में मिल जाएंगे। व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट इज कॉमर्स, तो ये वहाँ पे आपका मिल जाएगा सारा। ठीक है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बीकॉम एमकॉम की बुक्स में बहुत अच्छे से दिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एलपीजी पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन, आपकी प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये जो है तीनों ही पॉलिसीज जो है आपको ढंग से पढ़नी है। इनका मीनिंग, हर एक का मीनिंग अलग अलग से आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इनका मीनिंग से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट आपका इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आता है। इंटरनल में जो जो फैक्टर आते हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसमें आपका 2 तरह का इन्वायरमेंट आता है, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स आएंगे वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। उसी तरह से मैक्रो इन्वायरमेंट के जो मेन फैक्टर्स हैं आपके सारे, ये इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ने हैं। तो एग्जाम में जो है शफल करके पूछ लेते हैं इसमें। वहाँ पे मैक्रो इन्वायरमेंट में माइक्रो के जो है मिक्स कर देंगे, या मतलब माइक्रो में मैक्रो के मिक्स कर देंगे, इंटरनल मिक्स कर देंगे, उस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं ये। तो मीन आपको ये डिटेल में आपने इनके कॉन्सेप्ट समझने हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपके इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस आती है। तो इसमें सबसे पहले आपका कैपिटलिज्म आता है। तो कैपिटलिज्म जो है, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इनका कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैपिटलिज्म जो है आपका, जो कैपिटलिज्म है पूंजीवाद है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके फीचर्स और मेरिट्स जो है, जो फीचर है मेरिट्स हैं, इन्हीं में से जो है ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सोशलिज्म, तो सोशलिज्म में भी जो है आपका जो डिफरेंट प्रकार की सोशलिज्म होती है, डेमोक्रेटिक होगी, टोटलिटेरियन सोशलिज्म होगी, फीचर्स ऑफ सोशलिज्म हो गए, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तो ये भी आपने डिटेल में पढ़ने हैं। तो थोड़ा इनका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में होता है। ठीक है। इसके फीचर है मेरिट, वो भी आपने पढ़ने हैं। तो मीन ये तीनों ही आपके कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जो है इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसमें आपकी आती है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़। जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसीज़ पॉलिसी जो है गवर्न बाई आरबीआई जो है इसको हैंडल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। और मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, आपके जनरल क्वांटिटेटिव मेजर हो गए क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। एंड नेक्स्ट सेकंड आपके सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हो गए, ये आपको सब जो है ध्यान से पढ़ने हैं। बैंक रेट के बारे में पूछा जाता है। ओपन मार्केट्स ऑपरेशन क्या होते हैं, CRR पूछ ली जाती है, SLR पूछ ली जाती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है, मतलब एक एक लाइन में जो है इनके मीनिंग पूछ ली जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिलेक्टिव क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, ये भी आपको इनके नाम पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है बैंक ओम्बुड्समैन स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ईयर ही पूछा जाता है कि 1995 कौन सा ईयर है, कब आई थी ये स्कीम। नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसीज़,
फिजिकल पॉलिसीज आपको पता होना चाहिए, इसको मैनेज कौन करता है, ये गवर्नमेंट मैनेज करती है, और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी थी उसको आरबीआई जो है मैनेज करती है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसके टूल्स क्या हैं, टूल्स जो है इनको शफल करके पूछ लेते हैं हमेशा, या हर बार तो नहीं, मतलब कभी कभार ये आ जाता है और ये आता ही है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से रहने वाला है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस क्या रहता है, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें कंज्यूमर मीनिंग एक कंज्यूमर किसे कहा गया है, तो आपका कंज्यूमर एक्ट में जो है आपका मिल जाएगा, ये कंज्यूमर एक्ट 1986 आपको पता होना चाहिए। और रेडरेसल एजेंसीज अंडर द एक्ट, ये मैंने 1986, ये कंज्यूमर एक्ट की बात कर रही हूँ अभी मैं। तो रेडरेसल एजेंसीज कौन रहेगी आपकी कंज्यूमर एक्ट में, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आपने पढ़ना है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन आपने पढ़ना है, नेशनल कमीशन जो आपका दिया है, और इसका प्रोसीजर क्या रहेगा एक कंप्लेंट को फाइल करने का, और कंज्यूमर के राइट्स क्या रहेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की हाइलाइट्स, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 में भी जो है कुछ हाइलाइट्स हैं वो आपने देखने हैं, जिसमें क्या हुआ है, क्या बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स, जो आपका स्टेट कंज्यूमर और जो नेशनल कमीशन पे जो अमाउंट्स है वो जैसे कि पहले 20 लाख हुआ करता था, तो अब वो बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। ठीक है, तो मेन ये आपने सारे अपडेट रखने हैं खुद को। नेक्स्ट है फेमा एक्ट आपका 1999 है, तो आपको पता होना चाहिए किसको जो है रिप्लेस करके आया है, तो फेरा को रिप्लेस करके आया है ये। फीचर्स ऑफ फेमा आपको पता होना चाहिए, फीचर्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसी भी एक्ट के फीचर आपने पक्का पढ़ने हैं ध्यान से। और ये जो आपके फेमा है, टू हुम इट इज़ एप्लीकेबल, अथोराइज्ड पर्सन कौन होता है, जो जिसको अधिकार दिया जाता है कि वो करेंसी को जो है कन्वर्ट करे। नेक्स्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस आप कर लो, आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। तो सोशियो कल्चरल जो है फैक्टर्स जो आपने मेन जो आते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं ये, तो आपने यहाँ से ये कर लेने हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जी हाँ, CSR वेरी इंपॉर्टेंट। तो CSR होता क्या है, कंसेप्ट इवोल्यूशंस, मीन कैसे कैसे जो है ये इवोल्यूशन में आया, और कंपनी एक्ट 2013 में जो 135 जो सेक्शन है CSR की वो आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंपोर्ट का छोटी छोटी टर्म्स है सारी, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट क्या होता है, और गुड्स को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि कुछ जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जा सकती है, मीन कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स होती है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ फ्री गुड्स होती है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोहिबिटेड आइटम्स में कौन सी आती है, रिस्ट्रिक्टेड में कौन सी आती है। नेक्स्ट है वैल्यू यूज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस, कौन सी वैल्यू जो है IB में यूज़ होती है, जैसे कि फ्री आपके FOB, CIF, CNF एंड एक्स वर्क्स। तो ये भी छोटी छोटी टर्म्स है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। टैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, टैरिफिकेशन का मीनिंग मतलब वहाँ पे पूछ लेते हैं कि टैरिफिकेशन होता क्या है। तो उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स इनटू बॉन्ड टैरिफ। तो टैरिफ बैरियर्स जो है आपके किस तरह से रहने वाले हैं, टैरिफ बैरियर्स भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे जो है आपके ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ड्यूटी के बारे में पूछ लेते हैं, एड वैलोरम ड्यूटी क्या होती है इसके बारे में आ जाता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं। कंबाइंड कंपाउंड ड्यूटी, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, रेवेन्यू टैरिफ क्या होता है, प्रोटेक्टेड टैरिफ क्या होते हैं, एंड ट्रेड रिलेशन के बेस पे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। तो ये सारे जो है टैरिफ बैरियर्स के टाइप हैं, टैरिफ बैरियर्स के टाइप आपको पता होने चाहिए। और नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपके आते हैं कोटा सिस्टम, कोटा फिक्स कर देना, या प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट लेबलिंग करना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। ठीक है गाइस, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला टैरिफिकेशन होता है वो होता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर, जिसमें क्वांटिटी ही फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, सो आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसके ड्राइवर्स कौन है, मीन जो ग्लोबलाइजेशन है उसको ड्राइव कौन करते हैं, कौन से फैक्टर जो है ड्राइव करते हैं। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, मीन इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। आपका रीजनल इंटीग्रेशन, मीन जब 3-4 कंट्रीज़ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आपस में मिलके जो है अपनी इंटीग्रेशन करती है ताकि स्मूथली जो है अपने इकोनॉमी को चला सके। डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, इसे
जो बैरियर है उनको कम करती हैं। डिक्लाइनिंग ट्रेड बैरियर्स, ग्रोथ इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जब FDI या फिर दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आएगी या कहीं भी जाएगी तो इससे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, तो एक तरह से ये ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोल्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या रहने वाले हैं और इम्पोर्टेंस क्या है IB के, और IB के इंटरनेशनल बिजनेस के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस जो है होता है या ग्लोबलाइजेशन होती है तो इससे हमारे जो डोमेस्टिक मतलब इंडस्ट्री है उन पे क्या साइड इफेक्ट पड़ने वाले हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है, ये भी इसमें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मीन, जब हमने बाहर बिजनेस करना होता है तो उसके क्या क्या मोड रहते हैं एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले आपके ट्रेड रिलेटेड मोड्स रहते हैं, ये सीक्वेंस में चलेगा, पहले ट्रेड रिलेटेड आएगा, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड फिर इन्वेस्टमेंट मोड्स। तो ट्रेड में सबसे पहले तो एक्सपोर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं, पिगी बैकिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड, ई-कॉमर्स, ये सारे जो है ट्रेड रिलेटेड मोड्स में आएंगे। सेकंड कॉन्ट्रेक्चुअल मोड्स, इसमें आपके टर्म की प्रोजेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी एक एक टर्म्स जो है आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। टर्म की प्रोजेक्ट कौन से होते हैं ये पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये सारे जो है फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, लीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये आपने ढंग से समझ लेने हैं मीनिंग इनके। इन्वेस्टमेंट मोड्स आपके क्या रहने वाले हैं, इसमें जॉइंट वेंचर्स होता है, उसमें होली सब्सिडरी, ठीक है, ये सारे इसके इन्वेस्टमेंट मोड्स हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड सेक्टर्स और परमिटेड सेक्टर कंडीशन ऑफ FDI। तो FDI के अंदर जो है किन पे प्रोहिबिशन लगी है या कौन से परमिटेड सेक्टर हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है EPRG मॉडल्स। EPRG आपका रहता है एथ्रोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच। जी हाँ, डगलस विंड एंड पल्मटर ने ये अप्रोच दी थी और EPRG मॉडल में से भी क्वेश्चन बहुत बार उठ के आता है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, इनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन मीन्स एक कंपनी जो है कैसे शुरू से जो है इंटरनेशनल लेवल तक जाती है। और असेंडिंग ऑर्डर में मैं ये दे रखा है, सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी, फिर इंटरनेशनल कंपनी मीन जब वो अपने कंट्री से बाहर बिजनेस करेगी, फिर मल्टीनेशनल जब जो है 2 या 2 से अधिक देशों में जो है बिजनेस करेगी, ग्लोबल कंपनीज जब जो है आगे 100 से ज़्यादा कंपनीज जो है 100 से ज़्यादा देशों में जो है अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करेगी। ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन ये सबसे अपेक्स होती है जो कि आई थिंक 120-150 कंट्री तक जो है इसका बिजनेस जो है फैला होता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे दे रखी है आपके लिए। थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म क्या है ये पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस किसने दे रखी है, ये सबसे मेन होता है क्योंकि इनके जिन्होंने प्रोपाउंडर हैं वो उनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और उनका मीनिंग भी पूछ ली जाता है कई बार कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस क्या होती है। कंपैरेटिव एडवांटेजेस, फैक्टर प्रोपोर्शंस, लियोनटिव पैराडॉक्स क्या है, न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरीज, न्यू ट्रेड थ्योरीज, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरीज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरीज, थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, हैबलर अपॉर्चुनिटीज थ्योरीज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड्स। तो ये सारे जो है आपको पता होने चाहिए। थ्योरीज जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने स्पेशल जो है इकोनॉमिक जोन एक्ट आपका 2005 है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखी है, इंसेंटिव क्या दे रखे हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो हैं, जो आपके प्रोमिनेंट इंडियन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, जो मेन 8 हैं आपने वो ढंग से जो है पढ़ लेने हैं, ठीक है। और उनका ऑब्जेक्ट क्या रहता है सेटअप करने का, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये वाली है। तो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है आपकी अभी करंट में 1520 चल रही है। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कौन फॉर्मुलेट करता है और किस लॉ के अंदर जो है ये आती है, और इसमें कंटेंट क्या रहने वाले हैं। जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसमें आएगा, हैंड ऑफ प्रोसीजर्स, इंडियन ट्रेड क्लासिफाइड हार्मोनाइज सिस्टम इसमें आएगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, तो ड्यूटी एग्जम्पशन रेमिशन स्कीम्स इसमें आती है, रिवार्ड स्कीम इसमें आएगी। MEIS जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम्स, EPCG स्कीम्स, ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड हाईलाइट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520, तो इसका मेन हाईलाइट्स आपके ये वाली स्कीम्स हैं। स्टेटस होल्डर
किसे बोला गया है, स्टेटस होल्डर किसे माना जाता है, और स्टेटस की कैटेगरी भी दी गई है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। तो उसके अंदर जो अमाउंट्स है वो आपने ध्यान से पढ़ने हैं। बूस्ट टू मेक इन इंडिया में क्या क्या इंक्लूड है, आपको नए अपडेट है करंट है उनसे अपडेट रहना है। और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंट जो है अभी जो है जो नए कौन से टाउन एक्सीलेंट में अभी घोषित किए हैं, और एसईजेड अप्रूव्ड कितने हैं टोटल, और नोटिफाइड कितने हैं, ये भी आपको नॉलेज रखनी है। नेक्स्ट है एफटीआई और एफपीआई। तो इनमें आपने क्या करना है, एफटीआई एंड एफपीआई मीनिंग्स एंड टाइप ऑफ एफटीआई आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ एफटीआई क्या होता है, बेसिस एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है, वर्टिकल एफडीआई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेस पे ये आपने देख लेने हैं। एंट्री मोड्स के बेस पे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मर्जर एक्विजिशंस क्या होते हैं, ग्रीनफील्ड मीन जब नए सिरे से जो है कोई काम शुरू किया जाता है। एंड बेसिस ऑफ सेक्टर के बेसिस पे इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपने ये सब जो है डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने देखनी है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एफडीआई इन इंडिया। तो इसमें एक तरह से जो डिपार्टमेंट है आपका प्रमोट करने का, जो एफडीआई को प्रमोट करता है, दैट इज डिपिट। एंड सेक्टर स्पेसिफिक कंडीशन ऑन एफडीआई मीन प्रोहिबिटेड सेक्टर हैं कुछ आपके, कुछ परमिटेड सेक्टर हैं, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं जिनके ऊपर एफडीआई अलाउड है, जिनके ऊपर एफडीआई अलाउड नहीं है। अभी हाल ही में डिफेंस सेक्टर में जो था पहले आई थिंक 49% जो थी एफडीआई अलाउड थी, लेकिन अभी जो है इसको बढ़ा के करंटली अभी 2021 अभी जून की बात है 74% कर दिया है डिफेंस में। तो ये आपको सारे सेक्टर के बारे में जो एफडीआई के रेट्स है वो पता होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक रूट और आपका सेक्टर वेयर गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं। तो बीओपी का मीनिंग, इसमें बीओपी में क्या आएगा वो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और बीओपी के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, करंट अकाउंट इसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, इसमें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, ये 3 तरह के मेन अकाउंट है जो बीओपी में आते हैं। काउजेज एंड काइंड्स ऑफ बीओपी इक्विलिब्रियम मीन ये आपने बताना है। सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम क्या होती है, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम क्या होती है, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। पॉलिसी मेजर टू करेक्ट एडवर्स बीओपी, एडवर्स बीओपी को कैसे जो है ठीक किया जाएगा, तो इसके लिए डायरेक्ट मेजर जो है लिए जाते हैं। डायरेक्ट मेजर में आपके एक्सचेंज कंट्रोल, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आती है, और इनडायरेक्ट मेजर्स में आपके मॉनेटरी, फिजिकल डिवेल्यूशन और डेप्रिसिएशन आएंगे। तो इस तरह से आपका बीओपी रहेगा। तो बीओपी के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, और बीओपी का जो एक तरह से जो फॉर्मेट वो भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपके रहने वाले हैं 5 लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस। तो वो क्या है, साप्टा है मीन जो आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, सबसे पहले आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, प्रेफरेंस होगी, प्रेफरेंस के बाद आपका फ्री ट्रेड जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड के बाद आपका कस्टम यूनियन आता है, कस्टम यूनियन के बाद आपका कॉमन मार्केट आता है, कॉमन मार्केट के बाद इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन के बाद पॉलिटिकल यूनियन आती है। तो हर एक एग्जाम्पल मैंने साथ में ब्रैकेट्स में दिए हैं, वो आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट क्या होता है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन को शिफ्ट किया जाता है मोर एफिशिएंट मेंबर कंट्री फ्रॉम इनएफिशिएंट डोमेस्टिक और आउटसाइड कंट्रीज, ठीक है। तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग आपने सिर्फ जानना है। तो इसमें प्रोडक्शन को शिफ्ट किया जाता है इनएफिशिएंट मेंबर से जो है एफिशिएंट मेंबर की तरफ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपकी EU यूरोपियन यूनियन में आपके मेन कंट्रीज जो है पहले 28 थी, अब 27 है, क्योंकि ब्रेक्जिट जो है ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है वहाँ से, तो अब टोटल 27 कंट्रीज रह गई है। तो EU के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हाउ इट इज़ वर्क, इसका हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेना है, और ब्रेक्जिट विड्रॉल जो मैंने आपको बता दिया। आसियान आपका ये वाले रहने वाले हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ आसियान, हाँ आसियान के बारे में आपने इसकी फुल फॉर्म पहले तो पता होना चाहिए। इनके मेंबर पूछ लिए जाते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, टोटल तो 10 हैं, लेकिन आपको मेंबर्स जो है उनका नाम जो है पता होना चाहिए। हिस्ट्री क्या रहती है, ऑब्जेक्ट क्या है मेन आसियान के, और आसियान मेंबर्स कंट्री आपको पता होना चाहिए। इसके समिट जो है लेटेस्ट समिट कहाँ चल रहे हैं, और जो नया वर्ड्स है आपका रिकैप में रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो अभी हाल ही में चली है ये, ठीक है। इंडिया जो है शायद इसमें अभी मना ही कर रहे हैं इस कॉर्पोरेशन में आने, पार्टनरशिप में आने के लिए, क्योंकि उसको सब कुछ देखना पड़ता है, अपनी कंट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज है उन पर साइड इफेक्ट ना पड़े, बैड इफेक्ट ना पड़े।
तो क्योंकि रिसेप से क्या होगा कि सारी कंट्रीज़, बाहर के कंट्रीज़ के से भी जो है जब इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, सारे इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारी कंट्रीज़ हैं इंडिया की, तो उनके जो छोटे स्तर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं और छोटे स्तर पे जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अभी तक तो जो है इंडिया इसमें शामिल होने के लिए राज़ी नहीं है, ठीक है। तो इसमें रिसेप में जो है मेन कंट्रीज आसियान की कंट्री तो है ही है, प्लस इसमें 3 कंट्रीज़ ये वाली चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाली कंट्रीज़ हैं। तो आपने ये रिसेप के बारे में भी फुल फॉर्म इसकी आ जाती है। नेक्स्ट है सार्क कंट्रीज़ के बारे में आपको फुल फॉर्म और इसका कब बना और इसकी कंट्रीज़, ऑब्जेक्टिव क्या है। और सार्क जो है पहले साफ्टा था और उसके बाद साफ्टा जो है फ्री ट्रेड में इसको कन्वर्ट किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नाफ्टा। तो नाफ्टा में भी आपका फॉर्मेशन जो है इसकी कब हुई, नाफ्टा एग्रीमेंट किन 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था ये, और नाफ्टा का नाम अब बदल के 2018 में चेंज कर दिया गया है। USMCA मीन US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है आपके अभी ये हैं आपके IMF, वर्ल्ड बैंक और अंकटाड, ठीक है। अभी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो IMF में आपके फॉर्मेशन हिस्ट्री इसकी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। IMF इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में IMF बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फॉर्मेशन हिस्ट्री, IMF की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, इनके पर्पस और ऑब्जेक्टिव मेन है IMF के, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और मेन इसका काम क्या होता है, रिड्यूस BOP डिफ़िकल्टीज अमंग मेंबर कंट्रीज़। तो इसका मेन पर्पस यही रहता है कि BOP डिफ़िकल्टी को दूर करता है ये। इंडियन IMF कोटा ये आपने इसमें बताना है। और ये इसके बीच में ये ट्रांचे मीनिंग क्या होता है, रिजर्व ट्रांचे क्या होता है, क्रेडिट ट्रांचे क्या होता है, ये भी टर्म्स जो है पूछ ली जाती है। ये आपके स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे पूछा जाता है कि SDR का और दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट है IMF लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो कंसेशनल लैंडिंग है इसकी, ये कंसेशनल रेट्स पे भी लैंडिंग करता है, नॉन कंसेशनल लैंडिंग है। तो ये आपने जो इनके अंदर जो स्कीम्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए IMF के बारे में। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD भी है, और इसको फॉर्मेशन इसकी आपने देखनी है, मेंबर्स कंट्री, इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके जो मेन 5 इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं, वो ग्रुप है आपका 5 इंस्टीट्यूशन का, वो IBRD, IFC, IDA जिसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं, ये पेपरों में हमेशा पूछा जाता है ये, और मिग्गा और ICSID। तो इंडिया जो है इन सबको छोड़ के सिर्फ ICSID का मेंबर नहीं है, बाकी सब कंट्री का ये जो इंस्टीट्यूशन है उनका मेंबर है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रेटन वुड्स ट्यून किसे कहा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है। ब्रेटन वुड्स ट्यून्स कहा जाता है IMF और IBRD को जोड़ के। सो ये इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन थे इसमें मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है आपका अंकटाड। तो अंकटाड की फुल फॉर्म, उसको कब बनाया गया, मेंबर कंट्री कौन कौन सी रहेगी, और अंकटाड में मेन GSP और GSTP आता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है उसको GSP बोलते हैं, और जब डेवलपिंग कंट्री के बीच में आपस में ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड होगा, उसको बोलते हैं GSTP। तो ये भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट है WTO। तो WTO और GATT में डिफरेंस आपका आपने पढ़ लेना है, वो सबसे मेन है। WTO के फैक्ट्स एंड फिगर्स, मेंबर्स कंट्री क्या है इसकी, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO क्या रहने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है काउंसिल फॉर ईच ब्रॉड एरिया ऑफ ट्रेड सब्सिडरी बॉडी इंक्लूड्स गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज़, ये सारा इसका मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम अंडर WTO क्या रहने वाले हैं, एग्रीमेंट एट द उरुग्वे राउंड्स कौन कौन से हैं, एग्रीमेंट कल्चर पे हुआ था, एग्रीकल्चर पे, ट्रिप्स और ट्रिप्स एंड गेट्स। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या है ये, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट है सब्सिडरी टाइप्स, कुछ जो है आपके इसमें सब्सिडी भी आती है। सब्सिडीज़ में एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, एम्बर बॉक्स होती है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है। तो इनके नाम और इनके अंदर जो है इनका मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड यूनिट्स आपकी है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग।
तो इसमें आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स प्लस वन अकाउंटेंसी से आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा सारे ये। तो इसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के रूल्स जो है आपको, अजम्पशंस, कन्वेंशंस क्या क्या है, ये सारी आपने करनी है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, कस्टम वेज ट्रेडिशन होते हैं ये भी आपने देख ली हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये इस तरह से रहेगा आपका। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, भी सारा आपने देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो भी यहाँ पे मैंने आप ऐड किया है वो सब भी जो है इसमें आएगा। एंड रूल्स रिगार्डिंग ड्राइंग्स क्या रहेंगे, और ड्राइंग्स जो है ये ड्राइंग्स के लिए कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ड्राइंग्स के रेट एट द एंड ऑफ द ईयर, मिडल और बिगनिंग ऑफ द ईयर आपको पता होना चाहिए। एडमिशन, पार्टनर के एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी रेशोज़ आपको, गुडविल कैसे क्लासीफाई जो गुडविल की गई है, परचेज गुडविल, जनरेटेड गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये आपको आने चाहिए। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कैसे की जाती है ये भी। तो प्लस टू की बुक्स से जो है ये इजिली जो है सारा आपका प्लस टू की बुक्स में बहुत अच्छे से दिया है। रिटायरमेंट पे, तो रिटायरमेंट में क्या क्या आता है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से होगी। सो नेक्स्ट है डेथ। तो डेथ के टाइम भी जो है सारी एंट्री सेम ही होती है इसमें, सिवाय आपके जो बैलेंस ऑफ डिसीट पार्टनर होगा कैपिटल अकाउंट उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। डिसोल्यूशंस, तो डिसोल्यूशन आपका किस तरह से रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ द ये आपका पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या रहेंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे की जाएगी, और इसमें गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो मेन केस है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें डिसीजन ये हुआ था कि जो भी लॉस होगा वो बियर किया जाएगा इन देयर कैपिटल रेशो। डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नॉमिनल पार्टनर क्या है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली क्या है, ठीक है गाइस। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपने टाइप्स, कंपनी एक्ट के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है। बैलेंस शीट फॉर्मेट कैसा रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट आपको देख लेना है। इसमें इशू ऑफ फॉरफिटेड एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, ये आपने सब प्लस टू में पढ़ा है, बीकॉम में पढ़ा है, तो ये सब वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। टाइप ऑफ शेयर्स एंड डिफरेंट वेज टू इशू ऑफ शेयर्स एंड एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड ऑफ शेयर। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स में इसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको ध्यान से देखनी है, और रीइशू ऑफ शेयर में भी जो है अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी है। पूछ लिया जाता है जैसे कि शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफिट जब करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है गाइस। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट अमाउंट से जो है शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये सब जो है पेपर में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो कंपनी लिक्विडेशन कैसी रहेगी, लिक्विडेशन का मीनिंग, मेथड्स क्या क्या रहेंगे, किस तरह से लिक्विडेट होगी कंपनीज, ठीक है। ट्रिब्यूनल के द्वारा भी होती है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है बाई मेंबर्स और बाई क्रेडिटर्स, ठीक है। एंड ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट मीन, जब लिक्विडेट होगी कंपनी तो किस तरह से पेमेंट होगी। सबसे पहले लीगल चार्जेस एमिनेशन है वो पे करो, फिर प्रेफरेंस क्रेडिटर को पे करो, फिर डिवेंचर होल्डर को, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंस, एंड फिर देन लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको पे करना पड़ता है। कंट्रीब्यूटर लिस्ट जो है ये आपने देख लेनी है, इसमें 8 तरह की लिस्ट है। और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये परफॉर्म आपने देख लेना है थोड़ा सा। एक्विजिशंस क्या है, एक्विजिशन अब्जॉर्प्शन एक ही बात है। मीन जब दो कंपनीज, एक कंपनी बी कंपनी को मर्ज कर लेगी और बाद में एक कंपनी बनाएगी, ठीक है, दैट इज अब्जॉर्प्शन। मर्जर अमलगमेशन क्या होता है, जिसमें दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आपको ये सब जो है इनका मीनिंग पूछ लेते हैं कि क्या होता है, तो ये इस तरह से करना है। अमलगमेशन भी आपका 2 तरह से होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेजर। तो नेचर ऑफ मर्जर को आपको पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं, और इसके 5 कंडीशन पूरी करना पड़ती हैं, तो वो कंडीशन आपने पढ़नी है ध्यान से। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड परचेजर, इससे जो है आपका क्लियर हो जाएगा ये। मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जब परचेज कंसिडरेशन होता है, ठीक है, तो कौन से मेथड जो है आपके यूज़ किए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेथड ही इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। लमसम मेथड्स, आपका ये वाला नेट पेमेंट, ये नेट पेमेंट मेथड है, ठीक है, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट्स मेथड, इंट्रिंसिक वर्थ मेथड, इसका एक और नाम है शेयर एक्सचेंज मेथड, शेयर प्रोपोर्शन मेथड्स। जो आपका लास्ट मेथड है इसके 2-3 नाम है, आपके 2-3 नाम आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार आप सिर्फ आप इंट्रिंसिक वर्थ मेथड ही पढ़ के जाओगे और पेपर में कई बार ये पूछ ली जाते हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते, तो ऐसा कभी हो जाता है ऐसा। तो ये आपने इनके डिफरेंट नाम्स भी होते हैं वो आपने देख लेने हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी की होती है। रिकंस्ट्रक्शन जो है जब एक कंपनी जो है कई बार क्या होता है कि लॉस में जा रही होती है कंपनी, तो अपने
उस कंपनी को लिक्विडेट कर देती है और उसी कंपनी को जो है लिक्विडेट करने के बाद वो नई कंपनी का निर्माण करती है। तो रिकंस्ट्रक्शन जो है दो तरह से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो आपने देख लेना है एक्सटर्नल का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, एंड सेकंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब होती है तो उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल वो आपने देख लेने हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दो तरह से मेथड यूज़ होते हैं। सबसे पहले इसमें अल्टरेशन शेयर कैपिटल में की जाती है और शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है। तो ये सब थ्योरेटिकल है, वो आपने देख लेना है। और लास्ट में जो डिफरेंस बिटवीन अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। होल्डिंग कंपनी के अकाउंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड है, मीनिंग इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये जो आपके दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसको गुडविल भी बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व कब होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कब माना जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कब माना जाएगा। तो ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है होल्डिंग चैप्टर में, वो आपने देख लेना है। इनके बारे में छोटा छोटा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आपके मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब रहने वाला है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इट्स इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन मार्जिनल कॉस्टिंग मीनिंग्स, ये आपका इसमें आएगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये सारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इसके फॉर्मूले, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसके ऑब्जेक्टिव, करंट वेरिएंस एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कॉस्ट वेरिएंसेस, जिसमें आपके कंपटीशन कैसे की जाएगी, आपके ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंसेस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस, तो ये आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है बस्टरी कंट्रोल। बस्टरी कंट्रोल मीन, बजट का मीनिंग क्या है, बस्टिंग का मीनिंग, बस्टरी कंट्रोल क्या होता है मेन। तो ये आप इन तीनों में डिफरेंस आपने देख लेना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल बजट, इसमें बजट के डिफरेंट टाइप पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि फंक्शनल बजट किसे कहते हैं, मास्टर बजट किसे कहते हैं, जीरो बेस बस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको डिनोवज बस्टिंग भी कहते हैं। जीरो बेस बस्टिंग पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे भी, तो थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा सा आपने देख लेना है कि जॉब बैच प्रोसेस कॉस्टिंग के एग्जांपल, जो एग्जांपल मेन है कि जॉब में क्या आएगा, बैच में क्या आएगा, प्रोसेसेस में कैसे कैसे जो है प्रोसेस में, जैसे कि चीनी बनती है गन्ने से, तो किस तरह से प्रोसेस चलता है, वो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए इनमें। ABC एनालिसिस, तो इसमें एक्टिविटी वे पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवरहेड को। ABC एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग मॉडल, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थोड़ा सा इसमें ये इनके मेन जो है हेडिंग है वो आपने देख लेने हैं। टारगेट कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम यूज्ड इन, ये टारगेट कॉस्टिंग की बात की जा रही है, जापान में यूज़ किया गया था और इंडिया में टाटा कंपनी ने इसको यूज़ किया। इसका मीनिंग क्या रहेगा, थोड़ा सा प्रोसेस देख लेना है। टारगेट कॉस्टिंग का मीनिंग ही काफ़ी है। काइजन कॉस्टिंग, काइजन का मीनिंग क्या है, मासिकी मायने जो है ये टेक्निक दे रखी है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इसका मतलब होता है काइजन कॉस्टिंग का। और इसको टोयोटा कंपनी जापान ने इसको खोजा था। इसके प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, थोड़ा सा वो देख लेना है। जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या है, टची ओनो ने दी थी ये भी टोयोटा कंपनी ने इसको अप्लाई किया था। और इसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड टेक्निक है एक तरह से। ये जस्ट इन टाइम जो है मीन्स जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम परचेज, मीन जैसे ही जब प्रोडक्शन करनी है तभी आपने सामान को परचेज करना है, स्टॉक मतलब इकट्ठा करके नहीं रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपके जो भी रेशो एनालिसिस है, जिसमें जो आपके सारे रेशो हैं ये आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी रेशो के बारे में इनका मीनिंग आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभी छोटा छोटा फॉर्मूला करके क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं न्यूमेरिकली। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपकी, ये इसका सारा दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, क्या क्या आपने इसमें करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आपकी अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ये अप्रोचेज आपने पढ़नी है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की ये टेक्निक्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखनी है। सारे इनके मीनिंग पता होने चाहिए। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का थोड़ा सा आपने मीनिंग जान लेना है, ज़्यादा नहीं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 38 हैं टोटल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS की फुल फॉर्म आप पे देखनी है, ठीक है। ये IFRS जो है इंडियन अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसी का ही वर्जन है ये। नेक्स्ट है ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग में आपने सारा जो भी ऑडिटिंग आपकी बुक है BCom की, उसमें से जितना भी आपका बनता है वो आपने देख लेना है। इसमें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट,
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे की जाती है, उसकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या रहेगी, ये सब इसमें आएगा। राइट्स एंड पावर्स, वाचिंग क्या होती है, ये बहुत अच्छे से ऑडिटिंग की बुक में दे रखा है। कॉस्ट ऑडिट आप थोड़ा सा देख लेना है इसमें। रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, जो आपके जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिटिंग, एनर्जी, तो इनका थोड़ा मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स 3rd यूनिट, जिसमें आपका एक मिनट, आपके मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मीनिंग और उसका स्कोप जान लेना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म्स आपने यहाँ पे देखने हैं कि बिजनेस फॉर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसके। प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक प्रॉफिट्स में से क्वेश्चन आते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स मैंने दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेनी है ये। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव भी फर्म के रहते हैं, वो आपके यहाँ पे दे रखे हैं। इनमें से जो है हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्रॉस पेयर मैच में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म, मॉडर्न थ्योरी, मतलब मॉडर्न क्या मानते हैं कि मैक्सिमाइजेशन करना है, वैल्यू की फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, यही मॉडर्न थ्योरी मानती है। डिमांड एनालिसिस, इसमें डिमांड एनालिसिस जो है डिजायर वॉट, ये तो थोड़ा मीनिंग है इनके। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये हमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड क्या रहने वाला है, ये आपने देख लेना है। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें इनका डिफरेंस देख लेना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट्स, तो ये टाइप ऑफ इलास्टिसिटी जो है इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ प्राइस, मेजरमेंट करने के लिए इसको डिफरेंट मेथड्स हैं इसके, तो ये वाले मेथड्स जो हैं पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स का जो चार्ट है वो आपने देख लेना है। टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड एम आर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ए एंड एम आर में जो है रिलेशनशिप जो है परफेक्ट कंपटीशन में, रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, रिवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर में आपने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यहाँ से कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटीज़, इसके कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटीज़, इसके फीचर्स, मार्जिनल यूटिलिटीज़, टाइप्स ऑफ एमयू, ये सारा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका वाटर पैराडॉक्स, कंज्यूमर सरप्लस, बाटर पैराडॉक्स दे रखा है, डायमंड बाटर पैराडॉक्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था ये भी आपने देखना है। कंज्यूमर सरप्लस जो है पूछ लेते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कब माना जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन, सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटीज़ एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये आपने देखना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो एक कंज्यूमर मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति में कब होगा, कंडीशंस। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने ये अजम्पशन, इसकी जो मेन है अजम्पशन पे ही जाना है। अजम्पशन ही प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सारा जितना भी मैंने दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सारा इंपॉर्टेंट इसमें डाला है पूरा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर्स जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को, ठीक है। इसका इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग, ये आपको सब पता होना चाहिए। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स, ये भी आपको जो है जितना भी अजम्पशंस बनती है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, आसिक्वेंट मैप्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़, इसकी सब इंपॉर्टेंट है आपका। कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ कॉस्ट, तो थ्योरीज ऑफ कॉस्ट आपकी कॉस्ट कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, ये सारा जो है जहाँ जितना मैंने दे रखा है, ये प्लानिंग कर्व, एनवल्व कर्व, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कंप्लीट कर लेना है। इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ये सारे इनके एग्जाम्पल जो है पूछ लेते हैं, इनका मीनिंग आपने देख लेना है, सभी का सारे इंपॉर्टेंट है ये। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म, इसमें characteristics and assumptions of perfect competitions and importance of time elements क्या रहने वाला है, and condition equilibrium of the firm, determination of short run and long run में equilibrium देखना है perfect competition का। उसी तरह के मोनोपोली में भी जो है इसका short run and long run equilibrium देखना है। उसी तरह से monopolistic competition में भी, and oligopoly क्या है, इसके टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, किंग डिमांड कर्व जो इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी जो थी, ठीक है, ये आपने देख लेनी है। और एग्जाम में काफ़ी आती है कि किंग डिमांड कर्व थ्योरी किसमें, कौन से मार्केट में आती है, दैट इज ओलिगोपोली। प्राइस लीडरशिप मॉडल यहाँ पे दे रखे हैं, ये वाले आपने तो थोड़ा नाम इनके देख लेने हैं। मोनोपोली,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है मोनोपोली में, ठीक है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और डिग्री क्या डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, जो मेन है प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेंट्रेशन स्कीमिंग मेन, जहाँ पे स्टार्टिंग में प्राइस जो है हाई रखे जाते हैं। पेंट्रेशन मेन, जहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, प्राइस को कम कर देंगे और जैसे ही डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइस को बढ़ा देंगे। पीक लोड प्राइसिंग मेन अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, जब प्राइसिंग को सेट करते हैं, चाहे वो होटल्स वाले हो चाहे और कोई सेक्टर्स। नेक्स्ट है आपका बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस में आपका रहने वाला है स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये लॉन्ग टर्म सोर्स कौन से हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स कौन से हैं, फॉरेन कैपिटल में क्या क्या आएगा आपका वो सारा दे रखा है। एडीआर, जीडीआर, इनके सब एक जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनका मीनिंग आपको पढ़ने हैं, ठीक है। स्वैप क्या होता है, करेंसी स्वैप और इंटरेस्ट स्वैप इसमें आते हैं दो तरह के। लीज फाइनेंसिंग क्या है, लीज फाइनेंसिंग में लीज के टाइप, जो मेन टाइप है फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल, लीवरेज लीज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज एंड लीवरेज लीज, 3 प्रकार के टाइप हैं इसके, ठीक है। और लीज वर्सेस बाय डिसीजन ये देखने हैं आपने, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपके जो भी सोर्स हैं आपके वो आपने यहाँ पे करने हैं। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, मेजर ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, मीन स्पेसिफिक कॉस्ट में आपके सारी ही कैपिटल्स आएंगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उनको कैसे मेजर्स करेंगे, ठीक है। तो उनके फॉर्मूले आपने देख लेने हैं। और कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़ के जो मेन मेथड है, डिविडेंड यील्ड मेथड हो गए, अर्निंग यील्ड मेथड हो गए, इनसे जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी आ जाता है, उनका फॉर्मूला भी आ जाता है। एंड सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है वो आपको पता थोड़ा सा देख लेना है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसके क्या अजम्पशन है, और जो मेन इसकी अप्रोचेज है, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल M&M अप्रोचेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी अजम्पशन सभी की और इनके कंक्लूजन आपने देखने हैं। कुछ थोड़ा सा टर्म डाली है, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होती है, एजेंसी कॉस्ट और बीटा फैक्टर जो रिस्क के लिए यूज होता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कौन से होते हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हमेशा जो है लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उनके टाइप्स, अजम्पशन जो है, टेक्निक्स कौन सी है, मेन इसकी टेक्निक्स ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल में आपके पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स आएगा। नेक्स्ट है टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, इसमें आपके NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स आएगा। तो इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इनका पूरे डिटेल में इनका क्या फीचर्स है वो आपको पता होना चाहिए। एंड कैपिटल बस्टिंग इन्फ्लेशन के अंडर क्या रहने वाली है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग क्या रहने वाला है, ये आपने देखना है। कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की, कुछ जो मैंने दे रखी है वो आपने देख लेनी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस तरह से रहेगा, इसमें आपका ऑपरेटिंग साइकिल पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। और ये आपका वर्क परमानेंट और टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल, पॉलिसीज फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स को कैसे जो है करंट एसेट्स को अरेंज करेंगे, स्पॉन्टेनियस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ मैंने लिखा है, जैसे ये पेपर में पूछा होता है वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखे हैं। ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जो करंट एसेट्स हैं उनको, वर्किंग कैपिटल के करंट एसेट्स को कैसे जो अरेंज किया जाएगा, कौन से सोर्स हैं, सो स्पॉन्टेनियस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म्स। वर्किंग कैपिटल अप्रोचेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रोचेज आपने देख लेनी है, ये ध्यान से, ठीक है। और फाइनेंसिंग मैनेजमेंट ऑफ कैश कैसे किया जाएगा, तो इसके 3 जो मेन इसके मेथड्स हैं, लॉक बॉक्स सिस्टम, कंट्रोलिंग आउटफ्लोज, कंट्रोलिंग इनफ्लोज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, ये हमेशा जब पूछा जाता है कि कैश को क्यों होल्ड किया जाता है, ठीक है, तो आपको वो देखना है। रिसीवेबल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो रिसीवेबल मैनेजमेंट को भी जो है मैनेज करने के लिए इसमें एवरेज कलेक्शन मेथड लगता है, एजिंग शेड्यूल मेथड लगता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा, जिसका आपको फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। डिविडेंड डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज एंड पॉलिसीज इसकी। डिविडेंड डिसीजन क्या रहेगा, इसका मेन जो डिविडेंड रेलिवेंट थ्योरी है, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल आते हैं, और डिविडेंड की इरेलिवेंट थ्योरी में आते हैं M मॉडल एंड रेजिडुअल मॉडल्स, ठीक है गाइस। तो इसमें जो वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल के जो फॉर्मूले हैं वो हमेशा फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और साथ में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। डिविडेंड पॉलिसी के क्या टाइप है, डिविडेंड के टाइप्स क्या हैं वो यहाँ पे आपने कंप्लीट करने हैं। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस ये आपके देख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा आपने देख लेना है। ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ऑब्जेक्ट ऑफ FM क्या रहेंगे, और कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे MBA, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है,
प्लेन वैनिला सिक्योरिटीज़, ये पेपर में आया था, एक बार पूछा था प्लेन वैनिला सिक्योरिटीज़ जो है इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटी आती है। तो नेक्स्ट है एसेट्स सिक्योरिटाइजेशंस। तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन में क्या जाता है कि कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्ट और फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ एनी पर्सन इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटी विच देन मे बी सोल्ड इन द मार्केट। तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपने समझ लेना है इसको, ठीक है। और इसमें मेन आता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो इसके माध्यम से ही जो एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है। एडवांटेजेस थोड़े से देख लेने हैं, प्रोसेस और पार्टीज इसमें कौन कौन सी रहती है, और ओरिजिनेटर कौन यहाँ पे बताई है मैंने पार्टीज। ओरिजिनेटर होता है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा और एक इन्वेस्टर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपने देख लेना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, तो इसमें एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होगी, जैसे कि फिक्स एक्सचेंज रेट आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी इसको डिसाइड करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को मैनेज डर्टी क्लीन रेट भी बोला जाता है इसमें। मॉनेटरी सिस्टम टिल द प्रेजेंट कैसे रहेगा, गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ये सारा आपने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखे हैं वो आपने करने हैं। एक्सचेंज रेट कोटेशन में क्या क्या आएगा, स्पॉट एंड फॉरवर्ड कोट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स के लिए मैंने थ्योरीज दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनके मीनिंग देख लेने हैं, ठीक है गाइज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसमें आपका मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसकी हेजिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लेनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यूरो इशू, जीडीआर, एडीआर, मैंने ऊपर आपको बता दिए थे, ठीक है। एडीआर जीडीआर के माध्यम से भी जो है कंपनी जो है पैसे इकट्ठा करती है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज जो है किस तरह से रहने वाली है, छोटा सा चैप्टर है ये, छोटा सा कंसेप्ट है, वो आप गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है। आर्बिट्रेशन दो तरह से इसमें होती है, एक जियोग्राफिकल आर्बिट्रेशन होती है और एक ट्रायंगुलर। जियोग्राफिकल मीन एक सेंटर से सस्ती सिक्योरिटी खरीदना और दूसरे सेंटर में सस्ती बेच देना, ठीक है। और ट्रायंगल में क्या होता है कि 3 तरह की सिक्योरिटीज़ होती है, इसमें 3 तरह की सिक्योरिटी के एक्सचेंज रेट जो है जब अलग अलग होते हैं तो उस टाइम पे बेनिफिट लिया जाता है आर्बिट्रेशन का। तो नेक्स्ट है गाइज यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो इसमें आपका सबसे पहले तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी रहने वाला है। सेंटर टेंडेंसी जो है आपका चाहे आप +1 +2 या फिर बीकॉम की बुक्स में पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स में आपको इजीली मिल जाएगा। मीन, मीडियन, मोड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल कंसेप्ट है, नॉर्मल बेसिस है ये। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में जो है आपके जो भी मैथमेटिकल मेजर्स हैं इसके मीन डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, लॉरेंस कर्व, ये सब मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे दे रखे हैं, आपने देख लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये सीबी का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला, सीबी ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैसे करेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब मीन, मीडियन, मोड दोनों बराबर होंगे। स्क्यूड कब होगा, स्क्यूड मीन पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, ठीक है गाइज। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यूनेस आपको पता होनी चाहिए। और कैसे मेजर करेंगे इसको, तो मेजर करने के लिए स्क्यूनेस को इसके फॉर्मूले दे रखे हैं। कार्ल पियर्सन फार्मूला है, बाउले है, कैलिस का फार्मूला है। मेथड्स ऑफ मूवमेंट थोड़ा सा इसके मेथड पर लेना है और मूवमेंट को β1 से डिनोट किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ कुटोसिस मीन आपके टाइप ऑफ कुटोसिस मीन जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो आपका कितना ऊंचा जाएगा, ये आपका लैपोक्यूटिक है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा ये आपका मेसोक्यूटिक है और ये आपका तीसरा 3rd नंबर पे आपका प्लेटिक्यूटिक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कुटोसिस रहने वाला है, ठीक है। तो इसको β2 से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। कोरिलेशन के बारे में आपने सारा पढ़ना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके मेथड्स के नाम आपको पता होना चाहिए, कॉन्करेंट है, डेविएशन मेथड है, रैंक मेथड है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है गाइस, ये आपने देखनी है। और इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, जैसे कि एग्जाम में आ जाता है कि अगर R = +1 है तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर R = -1 होगा तो क्या कहेंगे, R = 0 होगा तो क्या कहेंगे, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं ये। स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर्स, ठीक है गाइस, इनके बारे में भी आपने समझना है थोड़ा सा।
प्रोबेबल एरर्स मीन यूज टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ आर। कोरिलेशन की जो वैल्यू निकलती है उसको चेक करते हैं आपका प्रोबेबिलिटी एरर, ठीक है। मीन कई बार जो कोरिलेशन होता है वो नॉनसेंस कोरिलेशन भी निकल जाता है, तो उसी की जो सिग्निफिकेंस है उसको चेक करने के लिए प्रोबेबल एरर यूज़ किया जाता है। अगर आर की वैल्यू लेस देन हुई प्रोबेबल एरर के 6 गुना तो वो इनसिग्निफिकेंट मानी जाएगी, और अगर आर की वैल्यू ज़्यादा हुई प्रोबेबल एरर के 6 गुना से तो वो सिग्निफिकेंट आर माना जाता है। तो थोड़ा सा इसका आपने न्यूमेरिकली देख लेना है, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं? जब जो आपकी आर वैल्यू होगी अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकल जाएगा। और इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा? एक्सपेंड वेरियांस ओवर टोटल वेरियांस। जैसे कि टोटल वेरियांस 100 है, इसमें से कितना परसेंट जो वेरियांस है उसको एक्सपेंड कर रहा है, मान लीजिए 60% है, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 60% रहेगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, मीन जो आपने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाला उसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला ये है। रिग्रेशन एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके मेथड्स और इसकी रिग्रेशन लाइंस एक्स ऑन बाई और बाई और एक्सिस कैसे निकालनी है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये वाली स्टेटमेंट दे देंगे एग्जाम में और पूछेंगे एक्स कौन सा वेरिएबल है, तो एक्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, और ए यहाँ पे इंटरसेप्ट है, और बी यहाँ पे स्लोप ऑफ बाई है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से पूछा जाता है एक एक टर्म्स। तो ये आपको रिग्रेशन एनालिसिस का भी मीनिंग्स डिफरेंस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये आपने देख लेना है। और इसकी प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, प्रॉपर्टीज दोनों की, एक कोरिलेशन की और रिग्रेशन दोनों की प्रॉपर्टीज आपकी ऑन टिप्स होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटीज़, तो प्रोबेबिलिटीज़ जो है आपकी कंसेप्ट है, कुछ जो इंपॉर्टेंट से इवेंट एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, पूछ लेते हैं। जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं ये आपसे पूछ लिया जाएगा। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन जो है जिनको अप्रोचेस भी बोलते हैं वो 3 तरह की होती हैं, क्लासिकल, एम्पेरिकल एंड सब्जेक्टिव, ये आपको पता होनी चाहिए। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड बेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों ही थ्योरम्स के फॉर्मूले आपने देख लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनके फॉर्मूले दे दिए होंगे एक साइड को, और एक साइड को इनके नाम लिख के दे दिए होंगे, तो ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका 3 तरह से रहता है यहाँ पे, बाइनोमियल्स, ठीक है, और इसकी कंडीशंस, अजम्पशन, प्रॉपर्टीज मेन है। उसी तरह से पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रॉपर्टीज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका ग्राफ आपका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे रहेगा, अजम्पशन इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउ टू मेजर, इसको मेजर कैसे किया जा सकता है, और जो नॉर्मल कर्व जो जेड निकलता है वो कैसे निकलता है, वो आपका एक्स माइनस मीन और डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जेड कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। तो रिसर्च में आपका मीनिंग, ऑब्जेक्ट, सब टाइप ऑफ रिसर्च, ये आपका एमकॉम की बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जो आपकी रिसर्च की बुक है। रिसर्च डिज़ाइन जो है यहाँ पे ये वाले रिसर्च डिज़ाइन है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, कैजुअल रिसर्च क्या है, डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन कैसे होगी, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे मेथड्स हैं इनको कलेक्ट करने के, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चनियर क्या होता है, और एक और डिफरेंस शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर में डिफरेंस क्या है, ये भी आपने देख लेना है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, वेरिएबल्स में आपके कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल पूछ लिए जाते हैं कि कंटिन्यूस में मीन जो कंटिन्यूटी में डाटा चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एज, ठीक है, एज। डिस्क्रीट में मीन कोई पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि 20, 10, तो ऐसे एग्जाम्पल करके पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव सीरीज क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, ठीक है, इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मिड वैल्यू कैसे निकालते हो, और मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें डिफरेंट चार्ट्स आते हैं, ठीक है गाइज। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशंस, इसमें आपके कंसेप्ट हैं, पॉपुलेशन क्या होती है और यूनिवर्सिटी इसी को बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज क्या होगा, ठीक है, ये सारे आपके हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या है, और सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पलिंग, ये आपको कंसेप्ट थोड़े से क्लियर करना है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या रहने वाला है, 2 मेन मेथड हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेथड्स में कौन कौन से आएंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इनके नाम हमेशा पूछे जाते हैं कि इनमें प्रोबेबिलिटी में कौन से मेथड है और नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन है। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, जैसे कि आपकी पैरामीटर क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स आर द पॉपुलेशन ऑफ सैंपल, ठीक है, तो इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन किस तरह से रहेगा,
सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसकी डेफिनेशन ही काफ़ी याद कर लेनी है कि इसमें होता क्या है। स्टैंडर्ड एरर्स, इसका मीनिंग देखना है। स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग यहाँ पे मैंने दे रखा है, एज इट इज़ जो है यही लाइन उठ के आती है। एंड सैम्पलिंग साइज इंक्रीज, मतलब जैसे जब सैम्पल साइज बड़ा होगा तो स्टैंडर्ड एरर कम होती है, और अगर स्टैंडर्ड एरर जो सैम्पलिंग साइज जो है आपका कम होगा तो स्टैंडर्ड एरर आपकी बढ़ेगी। तो इस तरह से स्टैंडर्ड एरर जो आपकी वाई स्टैंडर्ड एरर अराइज, क्यों जो अराइज होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन थ्योरीज में थोड़ा सा आपने कंसेप्ट देख लेना है। एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होते हैं, पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है गुड एस्टिमेटर की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डिफरेंट टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है, और टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है, 5%, 1%, ठीक है गाइस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन जैसे कि आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक है, तो इसमें जैसे कि दो साइड से आपका, जैसे कि ये टू टेल टेस्ट है, ठीक है, तो ये वाला एरिया तो आपका नल हाइपोथेसिस का रहता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल्स। जैसे कि मान लीजिए आपका 95% है, और ये वाला एरिया जो है ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल कहलाता है, जो कि आपका यहाँ पे 5% है, ठीक है गाइज। तो स्टेप क्या है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप पूछ ली जाते हैं। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, और रिजेक्शन रीजन जिसको बोलते हैं। वन टेल टेस्ट क्या है, टू टेल टेस्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर्स पूछे जाते हैं कि ये क्या है। पावर ऑफ टेस्ट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या है, और 1 सैंपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, 2 सैंपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि n-1 रहेगी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जेड टेस्ट लार्ज सैंपल टेस्ट है ये, ठीक है, इसको कंडीशन यूज़ करने की, इसका फॉर्मूला जेड टेस्ट का, इसका कॉन्फिडेंस लिमिट 95% और 99%, इसकी वैल्यू पूछी जाती है जेड टेस्ट की कि आपके क्रिटिकल वैल्यू क्या रहेगी 5% इसके लेवल पे, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1% पे कितनी रहेगी, तो इसकी वैल्यूज़ भी पूछ ली जाती है। टी टेस्ट आपका स्मॉल सैंपल टेस्ट है, ये ऐसा टेस्ट है टी टेस्ट जो आपके लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल दोनों पे एप्लीकेबल होगा, और जो बाकी टेस्ट हैं वो सिर्फ जैसे कि लार्ज सैंपल टेस्ट होंगे बाकी, तो वो सिर्फ लार्ज सैंपल पे एप्लीकेबल होंगे, लेकिन सिर्फ टी टेस्ट ऐसा है जो आपके लार्ज और स्मॉल दोनों सैंपल पे एप्लीकेबल होता है। इसके कंडीशंस, प्रॉपर्टीज़, करेक्टरिस्टिक्स ये आपके सारे जो है यहाँ पे इसके कंप्लीट करने हैं। एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, किसने दे रखी है, अजम्पशंस। chi-square टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉन chi-square टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपका बोथ पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ये एग्जाम में पूछ ली जाता है, ठीक है। इसमें एज ए पॉपुलेशन वेरिएंस आपका पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होगा, और एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में गुडनेस ऑफ फिट आएगा, या फिर ये वाला गुडनेस ऑफ फिट, प्रोसीजर्स, फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, प्रोसीजर, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ये आपने देख लेना है। प्रॉपर्टीज ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। येट करेक्शन भी जो है फैक्टर है, थोड़ा सा जान लेना है कि येट करेक्शन फैक्टर आपका chi-square मेथड में यूज़ होता है। और आपके जो बाकी की ये वाले टेस्ट है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये आपका नाम पता होना चाहिए जस्ट। रिपोर्ट राइटिंग है आपकी, ठीक है, रिसर्च का लास्ट स्टेप यही होता है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में पूरा आउटलाइन कैसी रहेगी वो सारा मैंने देख रखा है, इस तरह से इसका जो प्रोसेस है वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट यूनिट है 6th यूनिट आपकी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें जो भी टेलर्स के और एफडब्ल्यू और आपके फ्यूल के जो भी प्रिंसिपल्स हैं 14 प्रिंसिपल का आपके मीनिंग, हर एक प्रिंसिपल का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है। टेलर और आपका फ्यूल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका किस तरह से रहेगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। और इनफॉर्मल कैसा रहेगा तो इसके भी करेक्टरिस्टिक और मीनिंग, और इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से कर लेना है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसे कहा जाता है। वाइड और नैरो स्पैन किसे कहेंगे, टॉल और फ्लैट स्ट्रक्चर किसे कहेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जिसमें आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, टाइप ऑफ डेलीगेशंस, डिफरेंस, तो इन ये सब आपने इसका कर लेना है। ये नॉर्मल बेसिक से टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। मोटिवेशन एंड लीडरशिप कंसेप्ट आपके हैं। मोटिवेशन थ्योरीज यहाँ पे मैंने दे रखी है, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैंने यहाँ पे दे रखी है, वो आपने कर लेनी है, ठीक है गाइस। उसी तरह से लीडरशिप की थ्योरीज है यहाँ पे, लीडरशिप की थ्योरीज अप्रोचेज है वो भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, वो आपने कर लेनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, कंसेप्ट ऑफ एथिक्स, ठीक है। एथिक्स क्या होती है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज एथिक्स। एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे रहेगी, ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कौन से हैं, मेथड कौन से हैं, न्यू ट्रेंड कौन कौन से हैं, ये पूछे जाते हैं कि
पोचिंग एंड ट्रेडिंग हमेशा पूछा जाता है कि नए ट्रेंड रिक्रूटमेंट के कौन से हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन जो है इसका प्रोसेस आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना है। इंटरव्यू के टाइप, ये सारे जो हैं आपके मिस्टेक्स होते हैं इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है, तो ये सारी मिस्टेक्स हैं, ये पता होने चाहिए। प्लेसमेंट, ये मिस्टेक है। ये प्लेसमेंट क्या होती है? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, जब नए एम्प्लॉइज़ जो है ऑफिस में नए आता है तो उसको सारे इन्वायरमेंट के बारे में जो है उसको अवेयर करवाया जाता है, तो इंडक्शन ओरिएंटेशन उसी को बोलते हैं। ये मीनिंग है जो छोटे वो आपने देख लेने हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग की होती है। ट्रेनिंग्स आपने देखना है, ट्रेनिंग में क्या क्या आता है, ट्रेनिंग के मेथड, ऑन जॉब ऑफ जॉब मेथड। सक्सेशन प्लानिंग मीन कौन अगला उत्तराधिकारी होगा कंपनी का, वो सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। कंपनसेशन मैनेजमेंट में आपने कंपनसेशन मैनेजमेंट के जो एक्ट हैं ये एक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट कौन सा है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कौन सा है, ठीक है, बोनस एक्ट कौन सा है, जो भी वैल्यूएशन किस तरह से रहने वाली है वो आपने देखना है। इसके मेथड्स, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, इंडिविजुअल इंसेंटिव कौन से हैं, ग्रुप इंसेंटिव कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइज इंसेंटिव कौन से हैं, ये आपको सारे जो है मैंने दे रखे हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट जो इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री मीन इसमें एम्प्लॉय सेंटर में होगा, खुद की वैल्यूएशन खुद भी करेगा, उसका सुपीरियर करेगा, सबॉर्डिनेट भी करेगा, उसके पीयर्स भी करेंगे और उसके कस्टमर भी करेंगे, ठीक है। तो 360 डिग्री में इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने देख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों ही। कलेक्टिव बार्गेनिंग, टाइप ऑफ बार्गेनिंग पूछ लिया जाता है कि टाइप ऑफ बार्गेनिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये भी आपको डिफरेंट टाइप से ये मैंने ब्रैकेट्स में दिए हैं, ये सारे पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, ठीक है। क्वालिटी सर्कल के बारे में आपने थोड़ा सा देख लेना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी में क्या आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या है, मेयर ब्रिक्स, टू इंडिकेटर्स, ये मैंने सारे जो लिखे हैं यहाँ पे वही आपने करने हैं, ठीक है। परसेप्शन में एटीट्यूड एंड इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर एंड पॉलिटिक्स में क्या आएगा, पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे किए जाए, कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से लेंगे, क्यूरेटिव मेजर्स कैसे लेंगे, नेगोशिएशन कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस, थर्ड पार्टी नेगोशिएशन क्या होती है, थर्ड पार्टी नेगोशिएशन में कौन कौन आते हैं, ठीक है। ये भी पेपर में पूछ सकते हैं, मतलब पूछ के सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे रहेगा, उसके कल्चर के बारे में कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें ओवरव्यू देना है थोड़ा सा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। इसमें आपके स्टार्टिंग में सारे ही, ठीक है, कंपोनेंट्स जो है कौन कौन से रहेंगे आपके फाइनेंशियल सिस्टम के, ठीक है। इसमें आपके जितना भी मैंने इसमें ऐड किया है वो आपने सारा देख लेना है। नेक्स्ट है ये वाला फंड बेस्ड सर्विसेज, फी बेस्ड सर्विसेज, सारे इंपॉर्टेंट है। LIC, GSE, इन सब के बारे में एक पूरा ओवरव्यू है ये। टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। NDTL क्या है, फीचर्स ऑफ बैंक क्या है, फेज 1, ये सब मैंने यहाँ पे ऐड किया है, कब से है, फेज 2 कब से शुरू हुआ है, ठीक। कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है, कोऑपरेटिव, रीजनल, ये सारे ऐड किया है मैंने, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन, ये इसके फंक्शन क्या है, RBI के कैमल रूल क्या है, ठीक है। बैंक ऑम्बुड्समैन स्कीम्स क्या है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो थे आपके फर्स्ट फेज में नरसिम्हा गवर्नमेंट ने करे थे, ठीक है। सेकेंड रिफॉर्म्स करे थे। मेन इंपॉर्टेंट आपके बेसल नॉर्म्स हैं, BC, ये आपके इनके मीनिंग पता होना चाहिए। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 में क्या क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल आएंगी, NPA मैनेजमेंट कैसे होगा, और NPA के क्लासिफिकेशन की गई है, कैटेगराइज, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स में आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आएंगे सारे, ठीक है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में डिफरेंस, और भी जितना भी आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, ट्रेजरी बिल के टाइप यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से आते हैं, डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से आएंगे, ये सारे डेवलपमेंट बैंक जो हैं आपके डेवलपमेंट बैंक हैं, ठीक है। और एसेट्स फाइनेंस कंपनी, ठीक है, ये सारे आपकी म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स के ये वाले मैंने दे रखे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MF, इसमें क्या क्या आएगा, पेंशन फंड एक्ट 2013, वो आपने देख लेना है। फाइनेंशियल रेगुलेशन, रेगुलेटर इन इंडिया,
तो आपका आरबीआई रहेगा मेन, ठीक है। तो फाइनेंशियल रेगुलेट करते हैं आरबीआई करता है। एसबीआई जो एसबीआई है इसमें पर्पस ऑब्जेक्टिव आपने एसबीआई के देखना है कि एसबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है गाइज। T+2 सेटलमेंट क्या है, ठीक है। डिपोजिटरी एक्ट के बारे में, इरडा के बारे में, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, एनपीएस के बारे में यहाँ पे फाइनेंशियल रेगुलेटर जो इंडिया के हैं वो आपने देख लेना है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन ये मीनिंग दे रखा है मैंने। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हर गांव तक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि हर छोटे से छोटा इंसान भी जो है लोन ले सके बैंकों से। नेक्स्ट है डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग। तो डिजिटल कैसे हुआ वो आपका करंट आपको पता ही है, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं, आरटीजीएस, नेफ्ट है, आईएमपीएस है, यूपीआई, ये क्या है, इनके बारे में तो थोड़ा नॉलेज आपने और उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। नॉर्मल साइज में टाइप ऑफ इंश्योरेंस कितने हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस में क्या आता है, नॉन लाइफ में क्या आता है, और सबसे मेन इसका आपने जो करना है वो इसका यही है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वो सबसे मेन है यहाँ पे। री इंश्योरेंस का मीनिंग देख लेना कि री इंश्योरेंस क्या होता है, रेट्रोसेशन क्या होता है, ठीक है। री इंश्योरेंस में जब एक कंपनी जो है आगे किसी और कंपनी को जो है कंपनी के साथ मिलके जो है उस जो क्षति होती है उसकी भरपाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका किस तरह से, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंसेप्ट एंड अप्रोचेज है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपका सारा मार्केटिंग जो स्टार्टिंग में आपने क्या क्या करना है पूरा मैंने इसमें लिख रखा है, ठीक है। इन सब के टर्म्स के आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मार्केट प्लेस क्या है, मार्केट स्पेस क्या है। मार्केट प्लेस मीन जहाँ फिजिकली रूप से हम प्रेजेंट होते हैं, और मार्केट स्पेस मीन जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मेटा मार्केट्स क्या होता है, मीन जैसे कि हम स्कूटी खरीदते हैं, तो स्कूटी खरीदने के साथ फिर वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वाले भी होंगे जो बीमा करेंगे, और बैंक सेक्टर होंगे जो हमें लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी कंपनी जब इकट्ठे होकर अपनी सर्विसेज देती है तो मेटा मार्केट्स में इंक्लूड आते हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट्स में लिखा है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पता होना चाहिए। हर एक कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट आपसे पूछ लेगा कि सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता था, मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लेने हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट प्लानिंग स्ट्रेटेजीज, 4 P's यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट तो 4 आपके मेन है ही हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। लेकिन जो मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट 4 P's हैं वो भी यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, पीपल, प्रोसेस एंड प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस। तो ये भी जो मॉडर्न P's हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। STP क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है वो आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइंस। प्रोडक्ट के बारे में क्या आपने करना है, प्रोडक्ट लेबल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट लेबल, ठीक है। सबसे पहले जो आपका कोर प्रोडक्ट होता है, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो इसकी जो लेयर हैं, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स आपको पता होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है। और डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आता है, विड्थ, लेंथ और डेप्थ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा है वो सारा आपका प्रोडक्ट में आएगा। ब्रांडिंग, इंग्रेडिएंट्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है, ये सारा आपने करना है। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन में आपके कंज्यूमर साइकोलॉजी, प्राइसिंग किस तरह से प्राइस जो है सेट करती है कंपनी, ठीक है। प्राइसिंग मेथड आपने करने हैं, ये मेथड्स मैंने दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये जियोग्राफिकल प्राइसिंग, ये सारे मेथड्स हैं। और डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या होती है, कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट, पूछ लेते हैं, जिसमें अलग अलग कस्टमर से अलग अलग तरह से एक ही प्रोडक्ट के प्राइस जो है अलग अलग जो है प्राइस लिए जाते हैं। फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री क्या होता है, ठीक है। मार्केट स्कीमिंग, मार्केट पेनिट्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज, प्राइस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। BCG मैट्रिक्स आपने पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रमोशन डिसीजन, अब प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है तो कैसे करेंगे, तो डिफरेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन का सहारा लेके, ठीक है। इसमें आपके ये सारे जो है एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ये सारे जो कुछ मॉडल्स हैं वो भी आएंगे। एडवर्टाइजिंग में आपके ये सारे कम्युनिकेशन मिक्स बोलते हैं इसको, ये सब आएगा, ठीक है। इसके टूल्स जो हैं आपके प्रमोशन टूल आपके पता होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, अब प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से रहने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ कवरेज, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें आपके
सब जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, मीन जहाँ जहाँ पर आप जाओगे वहाँ वहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मीन जहाँ पे कुछ ही प्लेसेस पे जो है आपको वो चीज़ मिलेगी। और एक रह गया यहाँ पे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन बहुत ही रेयर मतलब उसका शॉप मिलती है या स्टोर रूम मिलता है, ठीक है, शोरूम मिलता है उसका प्रोडक्ट का। तो होलसेलर फंक्शन, रिटेलर टाइप कौन से हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, सुपरमार्केट्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स आपने पढ़ लेने अच्छे से। चैनल्स, ये पूरे वर्टिकल मार्केटिंग चैनल, ये सारे आप इम्पोर्टेंट हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में आपने ये सारा कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन है बाइंग डिसीजन प्रोसेस, जो मैंने आप ब्रैकेट्स में दे रखा है ये सारा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये बाइंग डिसीजन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन प्रोसेस आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ से आते हैं हमेशा। और रोल इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किन किन का रहता है, इनिशिएटर कौन होता है, इन्फ्लुएंसर कौन होता है, डिसाइडर बायर कौन होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स कुछ रहने वाले हैं इस तरह से। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल होता है जिसमें क्या क्या आता है वो मैंने ब्रैकेट्स में दे रखा है। ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या है उसका भी मैंने दे रखा है। सर्विस मार्केटिंग में सर्विस के जो मेन करैक्टरिस्टिक्स है वो हमेशा आते हैं पेपर में, ठीक है। इनका मीनिंग आपने जो मैंने ब्रैकेट में दे रखा है वो आपको आना चाहिए। सर्विस क्वालिटी मॉडल क्या होता है वो भी आपने देख लेना है। ट्रेंड इन मार्केटिंग, तो आपके कुछ सोशल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ग्रीन मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है। सोशल मार्केटिंग आपकी, जैसे कि सोशल मार्केटिंग है, यहाँ पे लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाता है सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए। और जो आपकी कॉमर्शियल मार्केटिंग होती है, एक वहाँ पे लोगों के बिहेवियर नहीं, सॉरी, जो आपका सोशल मार्केटिंग है वहाँ पे लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाता है उन्हीं के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। लेकिन जो कमर्शियल मार्केटिंग है उसमें लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाता है कंपनी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेंड इन मार्केटिंग आपने देख लेना है। कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मैंने दे रखा है कि CRM का मतलब क्या है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर को बनाए रखना कंपनी का एक सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या रहेगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। जैसे कि इनबाउंड, जैसे कि लॉजिस्टिक में जैसे कि क्लॉथ है, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, ये एक तरह से इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया। ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे टी-शर्ट बन के तैयार होगी इस क्लॉथ से, और ये बाहर कस्टमर तक जो जब मैं चीज़ पहुँचाऊँगी तो ये हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, ठीक है। तो लॉजिस्टिक का कंसेप्ट थोड़ा सा आपने क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 9, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में क्या रहने वाला है देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, इसके एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाले हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या रहेगी, ठीक है, मीन कौन कौन से पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल क्या होगा, वॉइड क्या होगा, फ्री कंसेंट, ये सारे जो है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट मीन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं लेकिन मान ली जाते हैं, ठीक है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट मीन जैसे कि मान लीजिए आपके घर में जो है किसी के पार्सल आ गया आपके पास, ठीक है, या मिठाई का कुछ बास्केट आ गई, ठीक है, और आपने वो अपनी समझ के खा ली उसको, आपने सोचा किसी ने गिफ्ट भेजा होगा, वो आपने खा लिया, लेकिन बाद में जब जिसके पास वो पहुंचना था उसके पास नहीं पहुंचा, लेकिन उसको जैसे पता लगा कि वो आपके पास पहुंच गया और आपने उसको कंज्यूम भी कर लिया है, तो आप जो है वो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो लॉ है वो बोलता है कि आपको वो उस जितने भी वो टोकरी थी प्राइस है उसका वो सारा पैसा आपको उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो रेमेडी क्या रहती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो क्या क्या रेमेडी रहेगी, तो ये आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लेना है, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज, जैसे कि किसी के जैसे कोई अपने भाई की गारंटी ले लेगा, ठीक है, उसके बेस पे गारंटी लेगा, तो उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिमिनिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है। बेलमेंट और एसेंशियल ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट मीन जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी आप ले गए लेकिन दूसरी गाड़ी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो घर में रखती, लेकिन घर में नहीं रख सकते थे तो आपने अपने फ्रेंड के पास दे दी, ठीक है, उसको केयर करने के लिए। तो उस सिचुएशन में बेलमेंट मीन क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट रहेंगे, उसके एसेंशियल ऑफ बेलमेंट और
ये आपने देखना है। प्लेज मीन जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो गिरवी रखते हैं अपने गोल्ड या कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़, तो उस टाइम में भी क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। तो डिफरेंस ये सब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मीन जब हम किसी एजेंट को जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है एज ए पार्टी जो है नियुक्त कर देते हैं। एजेंसी बाय नेसेसिटी, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग है जो आपके जस्ट मीनिंग इनका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अपने देखनी है। एसेंशियल गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड्स का मीनिंग क्या है 1930 में, ठीक है। कैबिट एम्पिटर एंड कैबिट बेंडर, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो सामान खरीदा उसका जिम्मेवार सिर्फ बायर ही होगा, ठीक है। चाहे वो खराब निकला तो उसका दोष जो है सेलर को नहीं दे सकता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कैबिट बेंडर जो है अब इसका रूल फॉलो करेगा, लेट द सेलर बी बेयर, क्योंकि अब जिम्मेवारी बनती है बेचने वाले की भी, ठीक है। तो इसमें सब आपके अनपेड सेलर कौन सा है, पेड सेलर कौन सा है, ये सब आपके पता होना चाहिए। राइट ऑफ बायर्स क्या रहेंगे, ठीक है। राइट ऑफ बायर्स जिन्होंने सामान खरीदा, राइट ऑफ सेलर क्या रहेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने देख लेने हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपका। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपके जो मेन 3 इंस्ट्रूमेंट है, प्रोविजनरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। जी हाँ, इन तीनों के बारे में, जो इनकी तीनों की जो पार्टीज कितनी हैं, कितनी तीनों की पार्टीज हैं, और ड्रायर कौन है, ड्राई कौन है, एक्सेप्टर कौन है, पेई कौन है, तो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिसऑनर क्या होता है, डिसऑनर बाई पेमेंट होती है। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग क्या होता है, नोटिंग मीन जब डिसऑनर हो जाता है तो उसका एक एविडेंस होता है, तो जो नोटरी पब्लिक होता है वो उस चीज़ को जब रिकॉर्ड करता है तो दैट इज़ कॉल्ड नोटिंग, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होगा, तो ये सारा अपने इस एक्ट में पढ़ना है। कंपनी एक्ट 2013, जी हाँ, नया एक्ट आ चुका है कंपनी एक्ट 2013। पहले एक 1956 होता था। इसके सारे फीचर्स जो साइलेंट फीचर्स हैं आपके वही आपने इसके पढ़ने हैं मेन इंपॉर्टेंट के। बाकी जो स्टेजेस ऑफ कंपनी है, स्टेजेस ऑफ कंपनी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या जो स्टेजेस मैंने देख रखे, मेन 4 स्टेजेस होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है बाइंडिंग अप क्या होगा, मोड्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ कंपनी क्या होगा, ठीक है। कंपनी मीटिंग के बारे में, कंपनीज की मीटिंग कौन कौन सी है वो नाम पता होना चाहिए। एलएलपी के बारे में आपने पूरी हिस्ट्री पूरा डिटेल में आपने पढ़ लेना है, ये मैंने दे रखा है। कंपटीशन एक्ट 2002 वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन एक्ट किसको रिप्लेस करके आया है, एमआरटीपी को रिप्लेस करके आया है। इसके फीचर्स, ठीक है, और इसमें क्या क्या आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो ब्रैकेट्स में दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब अपील करनी है तो अपील किसके पास करेंगे, ये सब मैंने यहाँ पे दे रखा है, इनके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। और यूटीपी जो आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं 1986 में, ठीक है गाइस। आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है आपका। इसके ऑब्जेक्टिव एंड मेन प्रोविजंस आपके दे रखे हैं, ठीक है। कहाँ पे लागू होगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा ये, ठीक है। और इसके साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज क्या क्या रहेगी, और कुछ सेक्शन दे रखी हैं एज इट इज़, जैसे ही पेपर में पूछी जाती है ये। आरटीआई 2005, ठीक है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये सारा, ठीक है, आपने देख लेना है। फर्स्ट अपील किसको करेंगे, ठीक है। सेकंड अपील किसको करेंगे, ठीक है। पीआईओ एंड एपीआईओ अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो हम फर्स्ट और सेकंड अपील कहाँ करेंगे, ठीक है। और इसका व्हाट डज द आरटीआई एक्ट 2019 प्रपोज, ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लेना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये आता है, ठीक है। और मेजर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पेटेंट है, ट्रेड मार्क है, कॉपीराइट है, ठीक है। यूज स्टफ विदाउट ऑनर परमिशंस, ठीक है। ये इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग है ये, ठीक है गाइज। जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है गाइज। 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया था, तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू लेवी, जीएसटी को कौन लगा सकता है, ठीक है। जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, इसके फीचर सबसे मेन है। जीएसटी के फीचर देख लेना है, फीचर पढ़ लिए तो मीन सब कुछ, ठीक है। ड्यूल जीएसटी मॉडल मीन, ड्यूल मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट दोनों ही जो है जीएसटी लगाएगी, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई मीन जब आपकी एक स्टेट के ही अंदर इन डिस्ट्रिक्ट में ही जो है सप्लाई चलेगी तो क्या होगा, तो उस पर सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा और यूटीजीएसटी भी लगेगा। और अब जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी मीन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपका आईजीएसटी लगेगा,
ठीक है। और आपके इन केस ऑफ इंपोर्ट, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो कौन सा लगेगा, IGST। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया था कि जब इंपोर्ट करते हैं तो कौन सा GST लागू होगा, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड GST लागू होगा। मॉडल ऑफ GST, ये मॉडल जो है इंडियन है, कनेडियन मॉडल पे जो है GST फॉलो करता है। GST के बेनिफिट क्या है, स्मॉल टैक्स पेयर जो है उनके लिए क्या बेनिफिट है। गुड्स के जो GST के अंदर जो है गुड्स को कैटेगराइज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि गुड्स को जो है HSN में जो है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर जो है कैटेगराइज किया है, और सर्विस को SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड में कैटेगराइज किया है। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है आपका। और जो आपके कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, ठीक है, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। और कंपोजिशन स्कीम की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहने वाली है वो आपने देखनी है। स्मॉल टैक्स पेयर, ठीक है, जिनको एग्रीगेट टर्नओवर अगर फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख तक है, या फिर गुड्स के केस में, और 20 लाख है सर्विस के केस में, तो वो उनको रजिस्ट्रेशन GST के अंडर नहीं करवाना पड़ता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ा सा कंसेप्ट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विसेज क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर होता है इनपुट्स खरीदता है, मीन रॉ मटेरियल, तो इनपुट्स पे जो टैक्स पे करेगा बाद में वो उसका जो टैक्स होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब जो टैक्स क्रेडिट हुआ, ठीक है, तो उस क्रेडिट को जो है किस किस टैक्स को पे करने के लिए यूज़ करेगा। अगर उसको ITC CGST से मिली है तो उसको पे करेगा, वो उससे पे करेगा सेंट्रल GST को और इंटीग्रेटेड GST से। अगर उसको ITC मिली है ST से तो वो पे करेगा सेंट्रल GST को और इंटीग्रेटेड GST को, ठीक है। अगर उसको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है IGST से तो उसका यूज़ करेगा वो पे करने में। सबसे पहले वो पे करेगा IGST, फिर सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में चलेगा ये, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विसेज जो है इस तरह से चलती है ये सेंट्रल GST में। लास्ट है आपका यूनिट 10, दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है गाइस। तो इनकम टैक्स जो है इसका मेन बेसिक कंसेप्ट है आपके, ठीक है, वो आपने देख लेना है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इसमें कैसे रहेगी, ये सारा मैंने यहाँ पे दे रखा है, अपने क्या क्या यहाँ पे करना है। टैक्स रेट जो नए हैं, ठीक है, रिवेट अंडर सेक्शन 87A, वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए रेट अलग अलग से यहाँ पे दे रखे हैं। सॉरी, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2021, 5 हेड ऑफ इनकम, ये आपको प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग ऑफ टोटल इनकम ऑफ SSC, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है, इनकम की डेफिनेशन, टोटल इनकम, GTI क्या होता है, कैजुअल, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग और रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटीज़, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल सेक्शन 6 में दी गई है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए सेक्शन 6 जो कौन सी है। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन इसकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, और इसका एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी, कौन सी इनकम एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वेरियस हेड, ठीक है, वेरियस 5 हेड है आपके, ठीक है। तो वो आपने देख लेने हैं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सारे लिखा है तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अलाउंसेस, फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्ट, ये सारी अलाउंसेस आपने देखनी है। HRA कंप्यूटेशन, पर्क्स, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स टू डिटरमाइन ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे डिटर्मिनेट करेंगे, प्रॉपर्टी ओन्ड बाई को ओनर क्या है, डीम्ड ओनर क्या होता है, सेट ऑफ लॉस कैसे करेंगे फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP इनकम में क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या आएगा इसमें, डेप्रिसिएशन रेट्स क्या हैं, जनरल और अलाउबल डिडक्शन अंडर PGBP, प्रिजम्पटिव इनकम क्या होती है, उसकी टैक्सेशन कैसे होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं ये आपने इन चैप्टर्स में करने हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकी सेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, सेक्शन जो सैलरी है, सैलरी वाली 17 सेक्शन है, और हाउस प्रॉपर्टी की 22 सेक्शन में आता है, और PGBP इनकम ये आपकी 28 में आती है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये 45 में आता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो आपके आई थिंक 56, हाँ 56 में थोड़ा कन्फ्यूज है, उसी में आता है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में आपका कैपिटल एसेट्स का मीनिंग, ठीक है, कैपिटल एसेट्स के टाइप, और ये आपके टैक्स रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या रहेगा, ये आपको होना चाहिए क्लियर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके, ठीक है, कौन कौन से रहेंगे, ठीक है।
डीम्ड डिविडेंड किसे माना जाएगा, गिफ्ट टैक्स में जो है कौन कौन से रूल्स हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है, और कौन कौन सी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, ठीक है, और ये सेक्शन मैंने दे रखी है, ये आपने कर लेनी है। डिडक्शन फ्रॉम GTI, तो ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। आपको पता है गाइस, जो 5 हेड है, 5 हेड्स, जो 5 हेड्स को पहले जोड़ा जाता है, पहले मतलब हर एक हेड्स में कौन कौन सी डिडक्शन है वो जो है उनमें से लेस की जाती है। फिर जब उन हेड्स को जोड़ा जाता है आपस में, जब पांचों को जोड़ा जाएगा तो वो आपका ग्रोस टोटल इनकम बनता है। और जब ग्रोस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन अलाउड होगी वो आपके TC एंड TU की डिडक्शन अलाउड होगी, और उस डिडक्शन को घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगी, और उसी इनकम पे जो है टैक्स जो है दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी प्रोसेस बाय प्रोसेस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डिडक्शन फ्रॉम GTI आपकी सारी जो भी मैंने ये दे रखी है डिडक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है ये सारी, अपने TC से लेकर TU तक चैप्टर 6 में दे रखी है, वो आपको पता होने चाहिए। क्लबिंग ऑफ इनकम मीन जब एक पर्सन जो है अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर देते हैं अलग अलग, जैसे कि अपनी वाइफ के खाते में डाल दिए, बच्चे के खाते में डाल दिए, लेकिन हमारा इनकम टैक्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आपकी इनकम है, ठीक है, उसको जोड़ के ही टैक्स लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इनकम पत्नी की मान ली जाएगी या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन दी SSC टोटल इनकम, ठीक है, उसके बाद ही उस पर इकट्ठा रेट लगता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स फुली एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है, मीन ऐसी इनकम फुली एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक लिस्ट है काफ़ी ज़्यादा इनकी, वो आपको देखनी है, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मीन चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, स्पेकुलेशन बिजनेस, सबके जो है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के इनके जो भी नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों के लिए किया जाएगा, और कौन कौन से हेड के लिए जो है मैंडेटरी है फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना, ठीक है, ये सारा इसमें आएगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, इसमें आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, थोड़ा सा ये आपने देख लेना इसका मीनिंग क्या है। सेक्शन 91, सेक्शन 90 ये आपने देख लेनी है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनली जब बिजनेस मैन जो है बिजनेस करते हैं तो जिस प्राइस पे जो है वो अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो किस अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटेशन, आर्म लेंथ प्राइसिंग जिसको बोलते हैं, उसको मेथड्स कौन कौन से हैं, उनका नाम आपने जस्ट देख लेना है। सेफ हार्बर रूल्स क्या होता है वो देख लेना है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आपके टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन में डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कॉर्पोरेट प्लानिंग में क्या आएगा आपका, टैक्स प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज, ठीक है। प्रोडक्ट जब आपने मशीनरी जो लेनी है वो खुद की ली जाए या फिर लीज पे ली जाए, ठीक है। प्रोडक्ट को खुद बनाया जाए या खरीद के लिए जाए, ठीक है। प्रोडक्ट को खरीदा जाए या फिर इंस्टॉलमेंट हायर करके खरीदा जाए, तो ये सारा आपने यहाँ इसमें कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आएगा। मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है आपका इस सेक्शन के अंदर आएगा। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है आपका इस सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। जो मैट है आपकी कंपनीज पे लागू होता है, और AMT आपकी कंपनीज को छोड़ के बाकी SSC पे लागू होता है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्ट एट एंड कलेक्ट एट सोर्स, ठीक है गाइस। TDS एंड TCS, ठीक है। TDS मीन टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, मीन जब एम्प्लॉय जो है अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉय को सैलरी देगा, ठीक है, तो टैक्स काट के ही देता है वो, ठीक है। टैक्स डिडक्ट मीन सोर्सेज पे ही टैक्स काट लेगा। और TCS मीन जब गवर्नमेंट जो है जैसे कि लिक्वर शॉप होगी, लिक्वर शॉप वालों को बोलेगा कि आपने इतने %, जैसे कि वाइन पे इतने % टैक्स है वो आपने काट कर गवर्नमेंट के खाते में डालना है, दैट इज टैक्स कलेक्टेड सोर्स, ठीक है। हाउ एंड व्हेन टू फाइल TDS रिटर्न्स, ठीक है, कब जो है TDS रिटर्न्स फाइल करनी है, ये कुछ पीरियड्स टाइम दे रखे होंगे, ठीक है, महीने कुछ गवर्नमेंट ने दिए होते हैं, उनको गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चला है तो इनको आगे जो है पोस्टपोन किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो TDS सर्टिफिकेट क्या रहने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। TDS 16 जो है आपका किस लिए आता है, एम्प्लॉयर के लिए। 16A फॉर्म जो है आपका किस लिए आएगा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 16 है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 16A है। 16B किसके लिए है, 16C फॉर्म किसके लिए है। TDS रेट्स क्या होंगे, TCS रेट्स जो है क्या होंगे, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि कमीशन पे TDS रेट क्या है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स मीन जैसे ही
हम कमाते हैं वैसे ही टैक्स जो है एडवांस में पे करते रहते हैं, ठीक है। और जब साल के एंड में जब टैक्स चला जाता है तो फिर हम असेसमेंट करके अगर एक्स्ट्रा में हमारा टैक्स मतलब टैक्स मान लीजिए कि हमने 150 तक मैं थोड़ी सी अमाउंट लेके चल रही हूँ, 150 रुपये टैक्स तक पे कर दिया, लेकिन बन हमारा सो ही रहा है, तो जो 50 रुपये होगा वो बाद में रिफंड कर देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट ड्यू डेट्स क्या रहेगी पेमेंट करने के लिए एडवांस टैक्स की, और अगर इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे अगर आपने इनको पूरा नहीं किया है अंडर सेक्शन 234। ई फाइलिंग ऑफ ITR क्या रहेगी, सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, एंड ITR फॉर्म आपने यहाँ पे देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सहज और सुगम इसमें आते हैं आपके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ डिफॉल्ट इन फर्निशिंग, अगर कोई ROI नहीं फिल कर पाता है तो क्या इंटरेस्ट रेट रहेंगे, स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होती है, रेगुलर असेसमेंट क्या होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है, ठीक है गाइस। तो ये आपका होली पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर सकूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और थोड़ा सा मैं इसका नीचे हिंदी में भी दे रखा है सिलेबस, वो भी आप देख ही लो, ठीक है। ये आपका हिंदी में सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ यूनिट, 8th यूनिट, 9th यूनिट एंड 10th यूनिट। तो गाइज दैट्स ऑल, ये था पूरा सिलेबस। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं ये वीडियो शेयर कर सकूँ आपके साथ, ताकि हर कोई बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, चाहे वो कोचिंग होगी चाहे कुछ और माध्यम, तो मेरा पूरी कोशिश थी कि यूट्यूब के माध्यम से मैं ये सिलेबस जो है आपके सामने रखूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।